आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो इसमें हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। इसमें चैप्टर नंबर 11 के जो बुक के एंड में एमसीक्यूज हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो हम करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। पहले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल। ये इंटरवल है 10 से लेकर 15 तक, इसका क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क कैसे फाइंड किया जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 10 + 15 25 हो जाएगा, और 25 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12.5। इन दोनों को ऐड किया, 10 और 15 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 12.5। उसके बाद व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, 4 to 7 है, इसका साइज़ 4 5 6 7 4 वैल्यूज़ बनती हैं, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, वैसे ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल हम साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस जो होती हैं उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से अपर लिमिट, 2 कंसेक्यूटिव जो क्लासेस होती हैं उनकी अपर लिमिट, जैसे आपके पास अगर इस तरह है 1 से लेकर 10 तक है और फिर 11 से लेकर 20 तक है, तो इसमें से 20 में से 10 माइनस करते हैं या 11 में से 1 माइनस करते हैं, आपके पास साइज़ आ जाता है। लेकिन यहाँ अब इसी तरह है तो इसका फिर 4 वैल्यूज़ ही बनती हैं, साइज़ इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। एडजेसेंट रेक्टेंगल किस में होती है, बार ग्राफ में एडजेसेंट नहीं होती, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी एडजेसेंट नहीं होती, हिस्टोग्राम में जो है एडजेसेंट ट्रायंगल्स होती हैं। हिस्टोग्राम में आप एडजेसेंट ट्रायंगल्स होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं। तो हिस्टोग्राम इस तरह का होता है, यानी आपके पास ये हिस्टोग्राम अगर ये इस तरह है डेटा, तो उसके साथ दूसरी ऐसे एडजेसेंट, तीसरी इस तरह, तो इस तरह ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं हिस्टोग्राम में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज। ये आपके मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो इसमें जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का वो है मेजर, वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा होते हैं। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब ये यान ग्रुप मतलब डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है, अगर आपको फार्मूले याद होंगे, ये मीडियन का फार्मूला है, ये मॉड का फार्मूला है, यान ग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। तो इसमें आपके पास ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना, तो उसका ये फार्मूला आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज़ 10, अर्थमेटिक मीन 25 वैल्यूज़ का 10 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द वैल्यूज़। तो इसमें आपको अर्थमेटिक मीन या अनग्रुप डाटा की अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अनग्रुप अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। अब यहाँ क्या दिया गया हमें कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज़ 10, यानी अर्थमेटिक मीन 25 वैल्यूज़, एन कितना है 25 है, और मीन कितना है 10 है, यानी आपके पास यहाँ कितना आएगा 10 है, और ये 10/1 हो जाएगा। सम ऑफ वैल्यूज़ आपने फाइंड करना है, और वैल्यूज़ कितनी है 25 है, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास सम ऑफ वैल्यूज़ 10 × 25 250 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कितना आ गया 250, तो ये हमारे पास 250 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस डाटा। या ये डाटा गिवन है, अनग्रुप डाटा है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने से पहले इसको अरेंज करना ज़रूरी होता है। अगर अरेंज किए बगैर आप करेंगे तो आपका मीडियन जो है गलत आ जाएगा। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 0 1 2 3 4। मीडियन कौन सी वैल्यू होती है, मीडियन वो वैल्यू होती है जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसका मीडियन ये वैल्यू है, 2 वैल्यूज़ इस साइड पे है, इसके लेफ़्ट साइड पे 2 वैल्यू राइट साइड पे, तो मीडियन इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन मोर देन 1 वैल्यू। इसमें से कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है जिसकी एक ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। मॉड कौन सी वैल्यू होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, और एक डाटा में 1 से 1 से ज़्यादा वैल्यू भी रिपीट हो सकती हैं, इक्वल नंबर ऑफ टाइम भी आ सकती हैं। इसलिए जो मॉड है वो ऐसी वैल्यू है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसकी 1 से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है।
तो मॉड ही वो वैल्यू है इसकी। जैसे मिसाल है, जैसे ये देखें आपके पास अगर एक डेटा है, अनग्रुप डेटा है, 4 है, 6 है, 7 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसका अगर आपने मॉड बताना है तो इसमें मॉड आपका क्या होगा, 4 भी 2 टाइम आया हुआ है और 7 भी 2 टाइम आया हुआ है, तो इसका मॉड क्या होगा, 4 एंड 7 मोर देन 1 वैल्यूज़ है, तो ये आपके पास इसमें मॉड आता है। उसके बाद 9th है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग m इन द मोहम्मद में m की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। मोहम्मद में कितने लेटर अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है, और इसमें m कितने, 1 2 3, तो इसमें फिर मोहम्मद में लेटर m की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/8 है। 3/8 टोटल 8 है, उसमें m 3 टाइम है तो 3/8 हो जाएगा। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 42 प्लेइंग कार्ड। एस कार्ड जो है वो 4 होते हैं, टोटल 4 होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, और टोटल 52 है। 4/52 करेंगे और 4/52 की कटिंग करें तो 1/13 आ जाता है। 4/52 की कटिंग करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल डाई नॉर्मल फेयर डाई इज़ रोल्ड 6000 टाइम, यानी नॉर्मल फेयर डाई को 6000 टाइम रोल किया गया है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5। अब जब हम एक नॉर्मल डाई को जिसमें 1 से लेके 6 तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 की काउंटिंग लिखी होती है, एक दफ़ा 1 टाइम रोल करें तो उसमें 5 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। 5 की 1 टाइम में डाई में अगर 1 टाइम रोल किया जाए, यानी 1 टाइम रोल किया जाए तो उसमें प्रोबेबिलिटी 5 की जो है वो कितनी है, 1/6 है टोटल, क्योंकि 6 वैल्यू होती नंबर्स होते हैं उस पर, और 5 उसमें सिर्फ एक दफ़ा होता है। अब यहाँ कितनी दफ़ा रोल किया गया, 6000 टाइम रोल किया गया, तो 1/6 को 6000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो इसमें यानी अगर एक फेयर डाई को 6000 टाइम रोल किया जाएगा तो उसमें उसके 5 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, इन फेयर डाई इज़ रोल्ड 6000 टाइम, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5 इज़, इसमें हाँ वो आपके पास 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000। उसके बाद फेयर कॉइन इज़ टॉस, ये उसी तरह ऊपर वाली की तरह ही है, ये फेयर कॉइन टॉस 500 टाइम। अब जब एक कॉइन को एक दफ़ा टॉस किया जाता है तो उसमें टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, 1/2। अब 5 टाइम टॉस किया गया तो 1/2 को हम 500 से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 12 इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 4 लाइक बीच जूस, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन ऑफ 1200। ये भी उसी तरह का है। अब टोटल 5 पीपल हो तो उसमें 4 पीपल्स लाइक करते हैं बीच का जूस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/5। टोटल 5 में से जो लाइक करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 4/5 हो जाएगी। अब टोटल पीपल हमारे पास कितने हैं, एक पॉपुलेशन में, एक विलेज में, एक टाउन में 1200 है, तो 4/5 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आपके पास 5 अंदर 5 और 5 2s are 10, 5 4s are 20 और 0 240 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 960 आ जाएगा। तो ये इसके बाद 14th है 14th MCQs है how many times Hani should toss a fair coin if he expects to get 100 tails। अगर हानि ने 100 टेल्स लेनी है तो उसको कितनी दफ़ा टॉस करना पड़ेगा। अब देखिए ना, आपके पास आपको जैसे पहले 1 टाइम अगर टॉस किया जाए तो उसमें टेल्स का जो प्रोबेबिलिटी है क्या होती है, 1/2 होती है। तो अब यहाँ इसने 100 टेल्स लेनी है तो वो कितनी दफ़ा टॉस करेगा, क्योंकि हाफ जो होती है मतलब प्रोबेबिलिटी जब टॉस किया जाता है कॉइन उसमें
टेल की और उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 दोनों की होती है। तो यहाँ 100 टेल्स लाने के लिए उसको कितनी दफ़ा टॉस करना पड़ेगा, उसको डबल कर दें, यानी 200 टाइम जो है, क्योंकि 100 जो है 100 का डबल क्या होता है, क्योंकि 1/2 है, इसको 2/1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन इज़ कॉल्ड, ऐसा इवेंट जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। टू सच इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटीज आर 1/2 ईच आर कॉल्ड, ऐसे दो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों की बराबर होती है, 1/2 हाफ हाफ दोनों की इक्वल है, उसको क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। ऐसे इवेंट्स दो जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, हाफ हो, वो कहते हैं इक्वली लाइकली। जैसे जब कॉइन टॉस किया जाता है उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होती है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टन इवेंट, जो सर्टन इवेंट होता है, जो होना ही होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है। और उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन टेक द वैल्यू, यानी एक प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आएगा। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेके 1 तक ही होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस, अभी जो मैंने बात की है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेके 1 तक होती है, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेकर 0 से लेकर 1 तक ही होती है, उसके दरमियान ही होगी, या 1 होगी या 0 होगी, इसके दरमियान होगी, 2 नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। जो ऐसा इवेंट जिसके होने का कोई चांस नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारे लास्ट चैप्टर की जो MCQs है वो मुकम्मल हुए। पिछला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, इसके अब MCQs हैं एक्सरसाइज वाले में, लीनियर एक्सरसाइज का। पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट, यानी एंगल को, जो ऐसी लाइन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं, उसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। एक एंगल है, एक ये हमारे पास एक एंगल है, इस एंगल को जो लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इसको, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय पॉइंट कॉल्ड मिड पॉइंट, यानी इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि डिवाइडेड होती है और उसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय पॉइंट कॉल्ड मिड पॉइंट, एंगल का तो एंगल बाइसेक्टर होता है, और लाइन है, और उसके बाद लाइन सेगमेंट है और रे है। तो इसमें कौन सी है जो कि जिसका जो है मिड पॉइंट होता है, वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट का क्या होता है, जो मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्योंकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन के तो एंड पॉइंट होता ही नहीं है, और रे का भी एक एंड पॉइंट होता है, एक उसका एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो इसमें लाइन सेगमेंट ही ऐसी है, लाइन सेगमेंट कहते हैं उसको, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ऐसे ये 2 एंड पॉइंट है। तो इसको जो दरमियान में जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो लाइन सेगमेंट का ही मिड पॉइंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड है, लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, ऐसी लाइन जो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और उसके परपेंडिकुलर हो, उसको क्या कहते हैं, उसको राइट बाइसेक्टर कहा जाता है। किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी एक साइड का, एक लाइन सेगमेंट का जो कि उसके मिड पॉइंट से पास हो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसको क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर कहा जाता है, या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है। उसके बाद टू साइड मेकिंग आर्म्स ऑफ ए राइट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल्स आर इट्स डैश, यानी अब ये कह रहा है टू साइड्स मेकिंग, यानी जिस तरह ये कह रहा है कि अगर एक तरह आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 2 आर्म्स, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, जो कि 90 डिग्री बनाती हैं, जो आपस में राइट एंगल बनाती हैं। टू साइड मेकिंग आर्म्स ऑफ राइट एंगल, दिस वन एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल आर इट्स
ये इसके क्या कहलाएंगे, एल्टीट्यूड ही होंगे ना, ये इसके क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स ही होते हैं। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल के दो आर्म, दो साइड जो कि राइट एंगल बना रही होती हैं, वो इस ट्रायंगल क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है क्या है, एक अपोजिट वर्टेक्स से दूसरी साइड पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो उसके बाद 5वां MCQs है, राइट बाइसेक्टर ऑफ राइट ट्रायंगल मीट एट मिड पॉइंट ऑफ, राइट एंगल ट्रायंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं ना तीनों साइड्स के, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे मीट करते हैं। इसके तीनों के राइट बाइसेक्टर से हम ड्रा करें तो तीनों आपके इसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 6, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स आर, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स और एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मीन ये एक तीनों ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 7, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड एंड राइट बाइसेक्टर्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर कॉन्साइड्स। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो ऐसी ट्रायंगल जो कि जिसके तीनों साइड इक्वल हो, उसके एंगल बाइसेक्टर्स, मीडियन, एल्टीट्यूड सब के सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए वो कॉन्साइड्स होते हैं। उसके बाद राइट बाइसेक्टर ऑफ इक्वो एंगुलर ट्रायंगल्स आर, ये वही चीज़ आ गई, इक्वो एंगुलर ट्रायंगल वही होती है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल, उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वही ऊपर वाले MCQs वाली बात पूछ रहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ इक्वो एंगुलर ट्रायंगल्स आर एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन। तो किसी जो जो इक्वो एंगुलर ट्रायंगल होती है जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उसके जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, एल्टीट्यूड भी होते हैं, मीडियन भी होते हैं। तो ऑल ऑफ ABC आ जाएगा। उसके बाद 9th है, इफ 3 लाइन्स मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी ऐसी लाइन जो 3 लाइन्स हैं जो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ऐसे एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी आपकी, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये 1 2 3 ये जितनी भी लाइन है जो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। उसके बाद मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशो। मीडियन ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को 1:2 में इंटरसेक्ट करते हैं। मीडियन क्या होता है, यानी एक ट्रायंगल है ना इस तरह हमारे पास, इस तरह ये अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, इसका फर्ज का ये मिड पॉइंट है, इसको अपोजिट वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, वो मीडियन होता है। इस तरह इसका अगर मिड पॉइंट ये E है और इसको जो अपोजिट वर्टेक्स से लाइन ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट, वो मीडियन है। इस तरह फर्ज करें इसका ये F है, तो इसको जो ज्वाइन करती है ये भी क्या है, ये मीडियन है। तो देखिए ये तीनों मीडियन आपकी, ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ, ये वाली इसका इस लेंथ का क्या नज़र आ रही है, हाफ नज़र आ रही है। ये हमेशा 2:1 में या 1:2 में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे 10वें चैप्टर के MCQs थे। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9, इसके MCQs करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, मैनी साइडेड शेप को कहते हैं। सर्कल पॉलीगन नहीं होता, पिरामिड भी पॉलीगन नहीं है, स्फीयर भी पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन कौन सा हमारा होता है, क्वाड्रिलेटरल जो है पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती हैं, तो ये हमारा पॉलीगन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड्स क्या लेंथ में क्या इक्वल होती हैं। काइट की सारी साइड इक्वल नहीं होती। रम्बस की जो है चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और लेकिन रम्बस के चारों एंगल जो है आपस में इक्वल नहीं होते। पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके एंगल भी सारे क्या इक्वल हो। रेक्टेंगल की चारों साइड्स जो है इक्वल नहीं होती। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए इसमें रम्बस नहीं आएगा। रम्बस क्यों नहीं आया, क्योंकि रम्बस के चारों एंगल जो है आपस में इक्वल नहीं होते। और रेक्टेंगल इसलिए नहीं आया कि इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। उसके बाद तीसरा है, इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो
सिमिलर कौन सी होती हैं? ऐसी ट्राइंगल जिनका शेप एक जैसा हो, साइज़ एक जैसा ना हो। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी जो शेप्स सिमिलर होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर इर्रेगुलर हेक्सागन। किसी भी जो पॉलीगन होता है उसके इंटीरियर एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फार्मूला होता है n-2 × 180। यहाँ हमारे पास क्या है? हेक्सागन है। हेक्सागन मीन कि n कितना है? 6 है। तो ये 6 - 2 × 180, 4 × 180, 0 4 8 32, 3 4 1 4 और 3 7, 720 डिग्री होगा इसका इंटीरियर एंगल का सम। उसके बाद पांचवा है व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगन। यह इंटीरियर रेगुलर पॉलीगन है और 12 साइडेड, यही फार्मूला यूज़ होगा जो अभी हमने लिखा है। यानी इसमें हमारे पास 12 साइडेड है। n कितना है? 12 है। तो सम ऑफ एंगल जो है n-2 × 180 होगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 12 - 2 × 180, 10 × 180, तो ये हमारे पास 1800 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1800 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड्स अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ इफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 15। यानी एक पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल 15 है, उसकी साइड बतानी है हमने। तो एक्सटीरियर एंगल का किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर या कोई भी जो पॉलीगन होती है उसके सब के लिए यही होता है। उसका जो फार्मूला होगा वो होता है 360/n। 360/n 360/n होता है। यहाँ हमारे पास जो उसका एक्सटीरियर एंगल है वो हाउ मेनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगन हैज़ एक्सटीरियर एंगल। हाँ, एक्सटीरियर एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 15 है। 15/1 हो जाएगा और ये 360/n हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15n = क्या आ जाएगा? 360। अब 15 पे डिवाइड करेंगे। 15 1 ज़ार 15 1 ज़ार 15 1 ज़ार 15 2 ज़ार 30 और 6 15 4 ज़ार 60। तो ये n आपके पास कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। उसके बाद 7th है इन फिगर ए बी। ये ए बी, यहाँ से ए बी कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और बी पी जो है, पी डिवाइड्स ए बी। पी जो है ए बी को 3:4 में डिवाइड करता है। तो हमें ए पी की लेंथ बतानी है। तो ये हमारे पास ए पी की लेंथ बतानी है। ए पी का रेशो कितना है? 3 है और पी बी का रेशो 4 है। तो इसमें हमने ए पी की लेंथ बतानी है। ए पी का रेशो 3 हो गया। नीचे सम ऑफ रेशो आएगा। सम ऑफ रेशो दोनों का 3 + 4 7 है और टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 21 है। तो ये 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21 और 3 3 ज़ार कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें आपके पास जो ए पी की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद 8th है। 8th इस तरह है कि इसमें हमने बताना है ये फिगर बनी हुई है। इन द फिगर ये बता रहा है कि A/B, यानी A/B का मतलब है A/B इक्वल है C/D के। तो ये अगर ऐसे ये ट्रायंगल में आपकी जो ये दो ट्रायंगल्स हैं इनके रेशियोज A/B = C/D है, तो विच वन ट्रू? इसमें कौन सा ट्रू होगा? DE इक्वल होगा BC के? नहीं। DE ग्रेटर होगा BC के? नहीं। ये आपका थ्योरम है कि अगेन ये एक ट्रायंगल में इनके जो ये मतलब AD रेशो BD आपका और AE रेशो EC बराबर है। इन दोनों के रेशियोज अगर बराबर हो तो आपकी ये जो साइड होती है, ये जो लाइन है DE, ये दूसरी ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल की साइड BC की क्या होती है? पैरेलल होती है। ये आपका थ्योरम था पहले इस पहली बुक में। अब तो आपकी बुक में थ्योरम नहीं है। तो ये अभी ट्रायंगल में ये थ्योरम है था कि एक ट्रायंगल की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है
और ये इसका अगर ये डी ई और ये बी सी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। उसके बाद 9th है, ये भी आपके पास ये फिगर बनी हुई है, इसमें एक्स एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई के और 90 इक्वल है 90 के। जब ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो इसका जो थर्ड एंगल है ये भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। और सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड, हमें बी की वैल्यू बतानी है, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं, यानी ए बाई बी इक्वल होगा सी बाई डी के। ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी के। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी। और आप इसको बोथ साइड्स को बी पे सी पे डिवाइड कर दें तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए डी बाई सी। तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट भी फिगर है, इन अ फिगर ए बी सी इज इक्वलिटरल, या पहले का उलट आ गया। इसमें कहता है कि डी ई जो है वो बी सी का पैरेलल है। तो हमने ये बताना है कि ए डी ई यानी ए डी ई कौन सी ट्रायंगल है। इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये इसका ये डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। तो ए डी ई कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं हो सकती। स्केलियन ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके चारों साइड्स क्या हो, तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, वो भी नहीं लग रही। और आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड सिर्फ इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। ये क्योंकि डी ई आपका बी सी के पैरेलल है, तो ये डी जो है ना ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये ए डी और ई आपस में इक्वल है। और फिर ये जो ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये भी इक्वल होते हैं आपस में। ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। और ये एंगल तो वैसे ही इनका सेम है, तो ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनती है। ये कौन सी ट्रायंगल बनती है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। उसके बाद 11 है इन द फिगर, इसमें जी एच ये भी इस तरह का है, जी एच पैरेलल है ई एफ के, जी एच ई एफ के पैरेलल है। तो ए रेशो बी यानी ए रेशो बी किसकी इक्वल होगा, ए रेशो बी किसकी इक्वल होगा, डी जी कौन सा है, डी जी रेशो डी ई कौन सा है, डी आपका डी जी रेशो इक्वल होगा डी ई के, या डी जी रेशो डी एच, या डी जी रेशो जी के, डी जी रेशो जी ई के, या आपका डी ई रेशो ई एफ के। तो इसमें अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये जी एच जो है पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो ए रेशो बी आपका ए रेशो बी इक्वल होगा डी जी रेशो डी ई के, क्योंकि जी एच जो है वो पैरेलल ई एफ के, इसलिए डी जी यानी इस ट्रायंगल का डी जी और बड़ी ट्रायंगल जो डी ई एफ है उसका साइड डी ई, ये आपस में क्या होंगे, इनका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसका ये पहला ऑप्शन ही आता है। उसके बाद 12 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ 13 साइड पॉलीगॉन हुज वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो किसी भी जो पॉलीगॉन होती है उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम है हमेशा 360 होता है। तो ये यहाँ आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। किसी भी ट्रायंगल के किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स द सेम। कौन सी ऐसी पॉलीगॉन है जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो कौन सी होती है, स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर का ये स्क्वायर है जिसका ये एंगल भी 90 होता है और इसका एक्सटीरियर एंगल भी 90 और इंटीरियर एंगल भी 90 है। तो ये स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद द फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन of an opinion or theory without sufficient evidence for proof is known as conjecture। तो यह हमारे पास ऐसा ओपिनियन या थ्योरी जिसको किसी भी सफिशिएंट एविडेंस के बगैर माना जाता है उसको कंजेक्चर कहते हैं। उसके बाद 15वां है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम। ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको पहले ही से ऑलरेडी मौजूद स्टेटमेंट की बुनियाद पर ट्रू माना जाए उसको थ्योरम कहते हैं।
और मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ इज़ कॉल्ड एक्सम। उसको क्या कहते हैं? एक्सम कहते हैं, जिसको किसी बगैर प्रूफ के सही माना जाता है। उसके बाद टू सॉलिड विद इक्वल रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर्स। ऐसी ये पहली बात हो चुकी है कि ऐसे दो सॉलिड जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ क्या इक्वल हो, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऐसे टू सॉलिड जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, वो क्या होंगे? आपस में सिमिलर है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 11, 10 और 9 के MCQs किए हैं। तो इस लेक्चर में ये हमने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बकाया जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आपको कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियो जो है मिलती रहे।